हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो आगामी परीक्षा है, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं। हमारे हाथ में जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनका प्रिंट आउट है और इस वीडियो में हम लोग उन्हीं पर चर्चा करेंगे कि जो गणित के प्रश्न आए थे वो किस प्रकार के प्रश्न आए थे और उनको हल करके मैं दिखाऊँगा कि एक ओवरऑल रिवीजन किस तरह का होना चाहिए इन इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। तो चलिए क्रमवार जो है हम लोग प्रश्नों के ऊपर काम करते हैं और देखते हैं कि जो है किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह का पेपर बनता है। सबसे पहले हम थोड़ा-सा पेपर का ओवरव्यू आपको दे दें कि पेपर जो आएगा उसके ऊपर कुछ सूचनाएँ लिखी रहती हैं, वो सूचनाएँ क्या होती हैं? सूचनाओं में सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी कि 15 मिनट जो है आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जो पेपर को सॉल्व करने का जो समय है, उसमें 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलता है, पेपर को पढ़ने के लिए। ऐसा हम लोगों के समय में नहीं हुआ करता था। ये नई नीति जो है सरकार ने लागू की है बच्चों के लिए, अच्छी नीति है। 15 मिनट एक्स्ट्रा समय जो है इत्मीनान से पढ़ने के लिए अगर पेपर को पढ़ने के लिए आपको मिल जाता है, तो आप उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। निर्देश में है पहला निर्देश है इस प्रश्न पत्र के कुल 7 प्रश्न हैं। कुल जो प्रश्न जो मिलेंगे आपको गणित के प्रश्न पत्र पे वो 7 प्रश्न मिलेंगे और इसका जो पूर्णांक है वो 70 अंकों का है। टोटल जो नंबर्स मिलने वाले हैं आपको 70 मैक्सिमम 70 नंबर इसमें मिलने वाले हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 7 के सातों प्रश्न जो है अनिवार्य हैं, आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसे कितने खंड करने हैं, उसमें से कितने खंड करने हैं। हर प्रश्न के सामने जो है ये उल्लेख कर दिया गया है कि अगर कोई प्रश्न आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से कितने खंडों को हल करना है, कितनों को छोड़ना है। इसकी चर्चा हम बाद में देखते हैं। शायद ऐसा है नहीं कि किसी खंड को छोड़ना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। सभी प्रश्न जितने भी प्रश्न आप हल करने जा रहे हैं, सबके सम्मुख जो है उनका अंक अंकित होगा कि आपको इसमें कितने नंबर्स मिलने हैं। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। प्रथम से स्टार्ट करना है, आपको प्रारंभ करना है और अंत तक करते हुए जाना है। लेकिन ऐसे किसी प्रश्न पर आपको समय अतिरिक्त जो है नष्ट नहीं करना है, जिसको आप नहीं जानते हैं, जिसके बारे में आपको अच्छा ज्ञान नहीं है। हाँ, अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है कि मैं जो है थोड़ी-सी दुविधा है कि मैं इसको हल कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, इस तरह का कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, तो आप जो है जो प्रश्न आप हल कर सकते हो, पहले उनको कीजिए। इस पर बाद में आप समय दीजिएगा, अंत में इस प्रश्न के नंबर के साथ इसको वहाँ पर हल कीजिएगा, नंबर अच्छे से मेंशन करिएगा कि कौन-सा क्वेश्चन है ये। अगर आप हल कर लेते हैं, तो ठीक है, आप आंशिक रूप से हल कर लेते हैं, तब भी आपको कुछ न कुछ अंक उसपे मिलेंगे। स्टेप मार्किंग जैसा नियम शायद लागू है इसमें। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका की दोनों ओर लिखिए। प्रश्नों का जो हल कर रहे हैं आप, उत्तर पुस्तिका जो होती है उसके दोनों ओर लिखना है। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ़ फ्रंट पेज पर आप लिखें और ये जो बैक साइड का पेज है इधर आप छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इधर भी जो है इसको हल करें और अगर हल करते हुए आपको दूसरे पृष्ठ पे जाना है, तो आपका दूसरा पृष्ठ ये होना चाहिए, दूसरे पेज इस पे आप हल करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ करके फिर आप यहाँ से हल करना शुरू करें, ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। इसके लिए बाकायदा इसमें निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्न संख्या 1 ऑप्शनल है, तो इसमें आपको हल करने की जो क्रियाविधि है, उसका उल्लेख नहीं करना है, उसको जो है लिखना नहीं है। वो आप अपनी इच्छा अनुसार जो है रफ कॉपी में कहीं रफ कार्य के स्थान पर कहीं हल करके और आंसर टिक करना है। लेकिन इसके पश्चात जो प्रश्न दिए गए हैं, इसके बाद के जो प्रश्न हैं, उनका जो भी हल करने का क्रियाविधि है, स्टेप बाय स्टेप जैसे-जैसे आप हल करते जा रहे हैं, सबका उल्लेख आपको अच्छे से करना है, सबको अच्छे से उसमें लिखना है। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। अगर रफ कार्य की आवश्यकता है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर आप बाएं पृष्ठ पर उस जो है कर सकते हैं। करने के पश्चात ये है आपका बायां पृष्ठ। इस पर आप कर सकते हैं। करने के पश्चात उसको काट दें और उस पृष्ठ पर किसी भी प्रश्न को हल ना करें ताकि जो है एग्जामिनर को वहाँ ढूँढना ना पड़े कि ये इसने कोई हल तो नहीं किया है यहाँ पर। बिल्कुल नहीं, उसे काट दें और उस पर किसी भी प्रश्न को हल ना करें। वो पूरा पृष्ठ ही जो है अब रफ कार्य के लिए प्रयोग करें। रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएँ न मिटाएँ। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखें। रचना जहाँ पर कहीं कोई रचना पूछी जा रही है, कंस्ट्रक्शन पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसकी जो जो है स्टेप्स जो-जो आपने फॉलो किए हैं, जो-जो क्रियाविधि आपने अपनाई है, उस सब का उल्लेख आप जो है संक्षिप्त में ज़रूर करें।
और रचना करने के पश्चात जो भी क्रियाकलाप आपने उसने किया है, जहाँ से भी चाप लगाया है, आर्क लगाया है, जहाँ पे एंगल बनाया है, उसमें से कुछ भी आपको मिटाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी रचना को करते समय तमाम तरह के स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं और स्टेप्स फॉलो करते समय और भी अलग-अलग रचनाएँ हो जाती हैं। तो जितनी भी रचनाएँ हो रही हैं, उनको मिटाना नहीं है। तो वैसे रहने देना है एज़ वेल और जो है, जो रचना हुई है, उसको बाद में हाइलाइट थोड़ा-सा कर दें ताकि एग्ज़ामिनर को वहाँ ढूँढना ना पड़े और आसानी से उनके समक्ष वो दिखाई दे। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है, उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएँगे। किसी प्रश्न की जो है हल करने में अगर चित्र खींचने की आवश्यकता पड़ जाती है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में हमें मैक्सिमम टाइम जो है चित्र बनाना ही पड़ता है। तो ऐसे में आप चित्र ज़रूर बनाएँ और यदि आपने और चित्र जो है स्वच्छ एवं शुद्ध होना चाहिए। एक तो रिलेवेंट होना चाहिए, सही-सही होना चाहिए, दूसरा स्वच्छ होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए। चित्र बिल्कुल स्पष्ट हो कि इसी टॉपिक से संबंधित है और जो है पूरा साफ-साफ बना होना। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएँगे। अगर आपने बिना चित्र के जहाँ पर चित्र आवश्यक है, आपने ऐसा कोई हल कर दिया है, तो वो अपूर्ण और जो है अशुद्ध माने जाएँगे। चलिए, प्रश्नों पर आते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है उसका निर्देश जो है सभी खंड कीजिए। इसके सभी पार्ट्स करने हैं और इसमें जो का सेक्शन है, सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। यह है प्रश्न नंबर 1 और इसका खंड का। एग्ज़ाम में इसी तरह से आपको करना है। समीकरण करना क्या है इसमें समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया है। एक समीकरण है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग होगा। हमें याद करना है के मूलों का योग। एक द्विघात समीकरण, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। हमें इसके मूलों का योग ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने का। हम जो है द्विघात समीकरणों को पढ़ते समय एक जो है सबसे पहले देखते हैं कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है और मूलों के योगफल से संबंधित जो नियम है वो नियम क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह है मानक रूप। और अगर इस तरह का कोई समीकरण मिलता है तो वहां पर मूलों का जो योग अगर मूल जो है दो मूल अल्फा कॉमा बीटा है। इस समीकरण के जो दो मूल हैं वो अल्फा और बीटा हैं। तो मूलों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यानी कि मूलों का जो योगफल होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ पर जो v की वैल्यू होगी उसको लेंगे और a से उसका अनुपात निकालेंगे और उस जो है अनुपात को हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस समीकरण से इसकी तुलना अगर हम करें तो हमें a और b का जो मान है वो क्या मिलता है। यहाँ पर ax स्क्वायर लिखा हुआ है और 5x स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पे 5 जो है a के रूप में दिखाई दे रहा है, a इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर -3 है, 3x है, यहाँ पर bx है। तो यहाँ पर अगर हम b से तुलना करें तो 3 की तुलना हम कर सकते हैं, b इज इक्वल टू -3 और यहाँ पर जो है c के स्थान पर 2 है प्लस साइन के साथ। अब अगर हमें अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना हो तो यही मान जो है हम b बाई ए के रूप में लिखेंगे, यानी कि मूलों का जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी के स्थान पर 3 है -3, ए के स्थान पर है 5। दिस इज इक्वल टू माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/5, यानी कि जो मूलों का योगफल निकलेगा वो 3/5 के रूप में निकलेगा। दूसरा प्रश्न है, यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो sec a का मान होगा। cot a दे दिया है, sec a का मान पूछ रहा है।
त्रिकोणमिति से। प्रश्न नंबर 1 कक्षा है, ये सब प्रश्न जो है एक एक नंबर के हैं। यदि 3 cot a is equal to 4, 3 cot a is equal to 4, तो sec a का मान निकालना है। तो हम वही तरीका अपनाएंगे त्रिभुजों वाला। इसको सर्व समीकरण से भी निकाला जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, आपको जो आसान लगे वो अपना सकते हैं। यहाँ पे सर्व समीकरण अगर प्रयोग मिलाते हैं हम, कॉट ए और कोसेक ए का जो सर्व समीकरण से संबंध है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं हम। यहाँ पर त्रिभुजों का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस से रिलेवेंट है। तो यहाँ पर हम जो है एंगल ए दे देते हैं इसको, और ये पी क्यू एंड आर एक ट्रायंगल है जहां पर हमारे पास कॉट ए है। कॉट ए इज इक्वल टू, यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। कॉट की वैल्यू जो है टेन की अपोजिट होती है, तो यहाँ पर हम कॉट को जो है रिवर्स करके लिख सकते हैं, लंब बटा आधार की जगह पे आधार बटा लंब। यहाँ पर जो कॉट है आधार बटा लंब 4/3। अगर इसको हमने जो है परपेंडिकुलर माना है, इसको बेस माना है, इसको हाइपोटेनियस माना है, यानी कि इसको आधार माना है, इसको लंब माना है, इसको कर्ण माना है, तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं आधार बटा लंब। तो ये दो वैल्यूज हमको मिल गई। हमें तीसरी वैल्यू जो मिलेगी पाइथागोरियन थ्योरम से मिलेगी। पाइथागोरियन थ्योरम कहता है कि इसका वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग और क्यू आर का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर जो होता है वो लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो उसके आधार पर हम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज रख देते हैं हम यहाँ पर। 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9। शॉर्ट में हम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, इस वजह से जो है थोड़ा शॉर्ट में हम कर रहे हैं। 16 और 9 25 हो जाएगा, अंडर रूट 25, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 25। और प्लस माइनस 25 में से प्लस वैल्यू को लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर डिस्टेंस को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। अब सेक ए की बात हो रही है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है सेक ए। अगर आपको कॉस की वैल्यू पता है तो आप सेक ए भी निकाल सकते हैं। तो वहां से जो लंब आधार कर्ण बटा कर्ण कर्ण आधार की बात होती है, यहाँ से साइन कॉस और टेन। लंब आधार और लंब, कर्ण कर्ण और आधार, लंब बटा कर्ण ये साइन की वैल्यू है, और आधार बटा कर्ण ये कॉस की वैल्यू है, और लंब बटा आधार ये टेन की वैल्यू है। यहाँ पे वैल्यू गलत लिखा गई थी तो उसको मैंने शुद्ध कर लिया है, साइन कॉस और टेन। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें चाहिए वो कॉस की चाहिए, क्योंकि हमको सेक चाहिए, तो हम कॉस की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो सेक हमारे पास फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। या फिर आप सीधे सीधे कर्ण बटा आधार कर सकते हैं। कॉस की वैल्यू अगर आधार बटा कर्ण है तो कॉस इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। इस वाली वैल्यू से जो है यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो हम सीधे सीधे कॉस की वैल्यू अगर निकालते हैं या फिर सेक की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से सेक ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार, और जो कर्ण है हमारा 5 है और आधार हमारा 4 है। ये आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। आपको उतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा समय लिया इसमें। बहुत आसानी से ये वैल्यू निकाली जा सकती हैं, जो है इस तरह से इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो जो सेकंड ऑप्शन 5/4 दिया हुआ है, और पहले वाले में जो -3/5 या 3/5, फर्स्ट ऑप्शन जो था 3/5 था, वही सही होगा। इसमें जो अगला सेक्शन है ग, इसमें दिया हुआ समीकरण x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एवं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का हल होगा। एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है कि हल होगा। समीकरण दिया है x माइनस 2i x माइनस 2i इज इक्वल टू
x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 का हल होगा। अब इन दोनों का हल निकालने के लिए तमाम विधियां प्रतिस्थापन है, विलोपन है, जो विधि आपको अच्छी लगी वो कर लीजिए। यहाँ पर सामान्यतः आप अगर विलोपन विधि जो है प्रयोग करें तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि प्रतिस्थापन वगैरह करने पर मान वगैरह रखना पड़ेगा और यहाँ पर y एक दूसरे का अपोजिट दिखाई दे रहा है कि ये जो है प्लस y में है, ये माइनस y में है, तो दोनों समीकरणों को यदि हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ से ये y प्लस y और माइनस y के साथ कैंसिल हो जाएगा और x को ऐड करेंगे हम, हमें मिलेगा 2x। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2, दिस इज इक्वल टू 2। x का जो मान आया 2 आया। अब इसी x का मान समीकरण 1 अथवा 2 किसी में रख दीजिए। समीकरण 2 में रख देते हैं, x का मान 2 है, माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू इस 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे हम, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान 2 आया, y का मान 0 आया। इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0। ये दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। माध्य निकालने के लिए जो है, जो फार्मूला होता है उसका प्रयोग करेंगे। बहुत आसान प्रश्न आते हैं। सांख्यिकी के जो प्रश्न हाई स्कूल स्तर की परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो प्रश्न बहुत आसान होते हैं और जो है प्रश्न उन पर नंबर भी बहुत अच्छा मिलता है। तो ऐसे प्रश्नों को करने में जो है थोड़ा-सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर बच्चे इसको हल्के में ले लिया करते हैं कि ये बहुत ही आसान टॉपिक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, या फिर बार-बार करना नहीं चाहते इसको। तो ऐसा आप नहीं करेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। आपको ये भी जो है टॉपिक उतने ही नंबर दिलाता है जितना कि बाकी के जो टफ टॉपिक्स माने जाते हैं वो दिलाते हैं। तो इस पर भी आप अच्छा काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। जैसे पूछ रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएँ। 1 से लेकर के 9 तक की जो प्राकृतिक संख्याएँ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 9 तक की ये प्राकृतिक संख्याएँ हैं। इनका माध्य निकालने के लिए माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग। ये जो आंकड़े दिए हुए हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल मिलाकर के 9 आंकड़े हैं और आंकड़ों का योग हमें ज्ञात करना हो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। ये कुल आंकड़े जो है मैंने इन्हें पहले से हल करके देख रखा था। ये शायद 45 के आसपास आ रहे थे, तो मैंने इन्हें हल नहीं किया था। अच्छा, एक विधि और इसको हल करने की भी मैं बता रहा हूँ। ये जो है आंकड़े जब आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आपको मिलेगा 45 और 9, 9 पचे 45। तो जो माध्य आया, माध्य बराबर हो गया यहाँ पर 5। चलिए यहाँ पर तो आंकड़े थोड़ा सा आसान थे और कम थे, आसानी से जोड़ने पर भी जो है मिल जा रहे थे। जैसे 2 1 3 3 6 4 10 5 15 5 20 1 21 7 28 28 2 30 6 36 36 और 9 45 9 6 15। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, छोटे आंकड़े हैं। लेकिन अगर यही आंकड़े बड़े दे दिए जाएँ और 1 से लेकर के 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं की बात कहने लगे, तब वहाँ पर तो जोड़ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप जो है, मैं थोड़ा-सा दुविधा में हूँ, पता नहीं जो है हाई स्कूल स्तर पर जो है श्रेणियों के योगफल के बारे में है अथवा नहीं है। यदि है, तो आप जो है यहाँ पर श्रेणी की, किसी भी समांतर श्रेणी की योगफल का फ़ॉर्मूला आप इस्तेमाल करते हैं, जो कहता है SN, समेशन ऑफ n टर्म ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी कि किसी भी समांतर श्रेणी की n पदों का योग जो होता है, वो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। मैंने इसी से निकाला था। यहाँ पर a जो है फर्स्ट टर्म है, इसी की वैल्यू a होती है
और यहाँ पर जो है n है, कुल मिलाकर के कितने टर्म्स हो गए, यहाँ पर 9 टर्म्स हो गए, 9 पद हैं, n इक्वल टू 9 एंड d इज इक्वल टू, जो सार्वंतर के रूप में हम जानते हैं, तो दो एडिसेंट, दो नजदीकी पदों के बीच का जो अंतर होता है लगातार पदों के, 3 में से 2 गया, 1 2 में से 1 गया, 1 4 में से 3 गया 1, यही जो है d का मान होता है। समांतर श्रेणी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको जो है ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ से ऐसे हमने फाइंड आउट किया था 9/2 2a प्लस 9 - 1 इंटू 1, 9/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एकन्ने 2 और ये 9 एकन्ने 9, 2 प्लस 8, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 8 एकन्ने 8, दिस इज इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाइड बाई 10, 2 पच्चे 10, 9 पच्चे 45। इस तरह से आप किसी भी जो है बड़ी सीरीज का योग निकाल सकते हैं। जब आपसे इस तरह से पूछे कि 1 से लेकर के 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो ऐसे में आप जो है श्रेणी के बारे में आप यदि जानते हो तो आपके लिए योगफल उन लोग का निकालना आसान हो जाएगा, अन्यथा एक एक पद को 50 तक जोड़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। अगला प्रश्न है, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 हो तो उसका बहुलक होगा। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक, इससे संबंधित एक फार्मूला है, उसी फार्मूले के आधार पर इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सारे आंकड़े दिए हुए हैं, बस आपको कैलकुलेशन करना है इसमें। क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न है तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ पूछेगा नहीं आपसे, डिटेल नहीं जो मांगेगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। मोड, मोड दिया हुआ है, मोड पूछ रहा है, मोड को हम कहेंगे बहुलक। बहुलक की बात हो रही है, यहां पर बहुलक होगा। माध्य दे दिया है, माध्य है आपका 20.5, 20.5 है, और माध्यिका है 20। माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य जो है वो मीन कहलाता है, और ये माध्यिका होती है मीडियन। अब फार्मूले पर आते हैं। फार्मूला कहता है मोड इज इक्वल टू, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, 3 टाइम ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम ऑफ मीन। माध्य कहता है, यानी कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। यहां पर हम कह सकते हैं बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। इसे में हम मान रखते हैं, माध्य हमारा 20.5 और माध्यिका है 20। माध्यिका जो हमारी है वो 20 है, 3 गुणे 20 माइनस 2 गुणे 20.5 मल्टीप्लाई करेंगे, 20 तियाएं 60 हो जाएगा ये, माइनस 20 दूना 40, 41 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 19। ये जो हमारा होगा मोड होगा, इसी को हम कहते हैं बहुलक। इस तरह से आप बहुलक की गणना कर सकते हैं। सांख्यिकी के जो भी प्रश्न होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, यदि आपको सभी फार्मूलों और सभी तरीकों का ज्ञान हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला चय है, चित्र में ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ संबंधी BC इज इक्वल टू 1 संबंधी 3, तो AP तथा PB का अनुपात, AP और PB का अनुपात पूछा जा रहा है यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है वो ज्योमेट्री से है, ट्रायंगल पर बेस्ड है। एक त्रिभुज है
त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी। इसमें एक रेखा जो है बीसी के समांतर पीक्यू खींची गई है। पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी और ये कहा जा रहा है कि पीक्यू अपॉन बीसी, पीक्यू अपॉन बीसी इज इक्वल टू 1:3, यानी 1/3। पी क्यू बटा बी सी बराबर 1/3, पी क्यू संबंधी बी सी बराबर 1 संबंधी 3, ये अनुपात है। अब यहाँ पे जो अनुपात पूछा जा रहा है वो एपी और पीबी का पूछा जा रहा है, एपी और पीबी। जो अनुपात पी क्यू और बीसी में होता है वही अनुपात पी क्यू एपी और पीबी में होता है और वही अनुपात एपी और एबी में होता है। एक बार फिर से, जो अनुपात पी क्यू और बीसी में होता है, PQ का BC के साथ जो अनुपात होगा, यानी कि इन दोनों भुजाओं का, इसका और इसका जो अनुपात होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा। और यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं APQ, AP और Q। एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज बन रहा है ABC, बड़ा त्रिभुज ABC। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल हैं, समरूप हैं। समरूप होने की वजह से इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात आपस में बराबर होता है। यहाँ पर जो अनुपात पूछा जा रहा है इन दोनों का पूछा जा रहा है, एपी और पीबी का। तो ये अनुपात इन दोनों का होता है, वही अनुपात इसका और इसका भी होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जिसमें जो सेकेंड ऑप्शन वो सही होगा। एपी और पीबी का जो अनुपात होगा वह भी 1/3 के बराबर होगा। ये तीनों अनुपात आपस में बराबर होंगे। ये 1 नंबर वाले प्रश्न थे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। इसमें भी सभी खंडों को हल करना है और जो है सेक्शन का से प्रारंभ करते हैं जो शायद बारंबारता से है, यानी कि सांख्यिकी से प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कह रहा है यदि 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 एंड 7 इन सब का जो माध्य है वो 15 है। प्रश्न है यदि 27, 23, x ऋण 4, x धन 4, 15, 3 और 7 का माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी पहले हमने इसके बारे में चर्चा की, जो माध्य होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो चलिए माध्य बराबर निकालते हैं हम। माध्य दिया है 15, आंकड़े दिया हुआ है 27। अब इसी को हम इक्वल करेंगे, 27 धन 23 धन x-4 x+4 x-4 एंड x+4। उसके बाद फिर इसी में दिया है 15, इसी में दिया है 3 और इसी में 7। इन सब के बटे में हम आंकड़ों की संख्या करेंगे। अब आंकड़ों को गिनने में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। यहाँ पर जो x-4 और x धन 4 दिया हुआ है, x ऋण 4 और x धन 4, इन दोनों पदों को हमें x-4, इसीलिए इसको ब्रैकेट में हमने लिखा है। यह एक पद है और यह भी एक पद है। ऐसा नहीं है कि इसको और इसको दोनों को हम गिन लेंगे। जहां पर धन और ऋण के साथ अगर कोई एक जो वेरिएबल जुड़ा होता है वहां पर उन आंकड़ों को एक ही गिना जाता है, न कि उनको दो गिनेंगे हम। तो गिनने का काम ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े हैं हमारे पास। इन्हीं सातों आंकड़ों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अपान में 7 होगा। अब हम क्या करते हैं, सभी आंकड़ों को ऐड करेंगे और 7 को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो इधर 15 मल्टीप्लाइड बाई 7 दिस इज इक्वल टू 23 7 30 20 50 50 3 53 53 और 7 60 10 70 5 75 75 हो गया। और ये +4 ये -4, यहाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और मिलेगा क्या हमको 75 प्लस x यहाँ पर है, x यहाँ पर है 2x हो जाएगा।
तो जो है 75 प्लस 2x दिस इज इक्वल टू 105। 15 सत्ते 105, इसको इधर लिखा हमने, इसको इधर लिखा। 2x इज इक्वल टू 105 माइनस 75। x इज इक्वल टू 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ 10 में से 7 जाएगा 3 बटा 2, दिस इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से जो x का मान निकला वो 15 निकला। इस तरह से इसको हल करेंगे। हल करते समय आपको थोड़ा सा रिटेन, थोड़ा सा लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। लिख करके ही आप सभी मानों को निकालेंगे। मैं सिर्फ सोल्यूशन बता रहा हूँ, उसको हल कैसे करेंगे। अगला प्रश्न है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करनी में 3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री की हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। 2 नंबर मिलेंगे इस पे आपको, और बहुत ही आसानी से 2 नंबर आप इसमें गेन कर सकते हैं। सिंपली कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। चलिए, मीनार हो गई और इसकी ऊंचाई जो है 20 मीटर है। कह रहा है इसकी छाया की लंबाई जो है 20 करनी में 3 है। तो अगर जो है सूरज इस तरफ होगा तो छाया यहाँ कहीं बनेगी, छाया इस तरफ कहीं बनेगी, और इस छाया जो बनेगी वो धरातल पर बनेगी, और इस छाया की जो लंबाई है ये है 20 करनी में 3 मीटर। ये छाया है, ये जो है मीनार है, और ये जो है यहाँ से आप सूर्य को देख सकते हैं, इस तरफ सूर्य होगा। कह रहा है कि उन्नयन कोण याद कीजिए। उन्नयन कोण मान लीजिए कि थीटा है, तो यह त्रिभुज ए बी सी है। तो त्रिभुज ए बी सी में हम tan थीटा अगर ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा जो है लंब बटा आधार होता है, और लंब यहाँ पर 20 है और आधार 20 करनी में 3 है। हम लिख सकते हैं 20 बटा 20 करनी में 3। इस 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 बटा करनी में 3। मिला हमको tan थीटा बराबर 1 बटा करनी में 3 बराबर, लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। अब हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। यहां से दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां से हम कह सकते हैं कि थीटा जो है 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से आप इसका सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में जो है इसके आगे के क्वेश्चंस को हम